नमस्कार दोस्तों, न्यूज बुक में हुआ फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक हलचल बहुत तेजी से हो रही है। वह राजनीतिक हलचल है और वो राजनीतिक हलचल क्या है मैं आपको आज विस्तृत तरीके से बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उन्होंने कल एक क्या बयान देकर सनसनी फैला दी, उसके बारे में बात होगी। इन दो बातों के इन जो दो बातें हैं उनके बारे में आज चर्चा होगी, विस्तृत तरीके से चर्चा होगी। तो पहली बात यह है कि जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का मतलब आप लोग नहीं समझे, जो चौधरी साहब इससे पहले थे वह नहीं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जी। जी हाँ दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य जी जो 2017 में प्रदेश अध्यक्ष रहे और उनके कार्यकाल में जो भारतीय जनता पार्टी है बहुत ही अच्छा करके आती है। अच्छा क्या, 303 सीटें लेकर आती है, रिकॉर्ड 303 सीटें 2017 में, जो कि इससे पहले अखिलेश यादव जी की सरकार रही और उन्होंने एक अच्छा खासा विकास किया उत्तर प्रदेश में। आप या डायल 100 की बात कर लें, या एक्सप्रेसवे बात कर लें, या मेट्रो की बात कर लें, कानपुर हो या नोएडा, या जो 108 एम्बुलेंस चलाएं, या तो जो वृद्धा पेंशन और जो बेरोजगारी वाला जो भी पैसा मिलता था लड़कों को वह हो। उसके बाद उनका एक नारा लगा, काम बोलता है। काम बोलता है नारा था और एंटी एंड कन्वेंसी बहुत ही ज़्यादा थी उनके पार्टी में। उसका भरपूर फायदा उठाते हुए केशव प्रसाद मौर्य जी ने टिकट वितरण किया। जब टिकट वितरण केशव प्रसाद मौर्य जी करते हैं उसमें 303 विधायक जीत कर आ जाते हैं। या आप संयोगवश कर लीजिए या केशव प्रसाद मौर्य की लक कह लीजिए। उस समय केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है। उस समय उनका नाम चला था लेकिन नहीं बनाया जाता है। तो फिर नाम आता है एकाएक, पैराशूट से नाम आता है मनोज सिन्हा, जो नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, जो इस समय जम्मू कश्मीर के महामहिम बने हुए हैं, उपराज्यपाल बने हुए हैं। उनके बाद एकाएक नाम आता है एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी का और उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। उसके बाद सब नामों की चर्चा खत्म हो जाती है। जब सब नामों की चर्चा खत्म हो जाती है तो केशव प्रसाद मौर्य की जो नाम था, जो उनका काम था और जो वह टिकट वितरण किए थे अपने हिसाब से, उसका फायदा केशव प्रसाद मौर्य जी को मिलता है। क्या मिलता है मैं आपको बता दूं। उनको क्या मिलता है, उप मुख्यमंत्री पद मिलता है एकाएक। जैसे नहीं पता था कि कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी को उप मुख्यमंत्री बना के हलचल और तेज कर दी जाती है। और उप मुख्यमंत्री ही नहीं मिलता है, मैं आपको बता दूं, केशव प्रसाद मौर्य जी को शहरी विकास मंत्रालय मिलता है, पीडब्ल्यूडी विभाग भी मिल जाता है, और तीसरा विभाग जो होता है ग्रामीण विभाग भी और पंचायती राज वाला विभाग भी केशव प्रसाद मौर्य जी को मिलने से थोड़ी ही दूर रहता है। इतने विभाग, 3 से 4 विभाग केशव प्रसाद मौर्य जी लेकर एक सुपर सीएम के रूप में 2017 से 22 तक काम करते हैं। फिर आती है बात 2022 की। जब 2022 की बात आती है तो जब 22 की बात आती है दोस्तों, तो मैं आपको इसमें बता दूं कि जब 22 की बात आ ही जाती है तो केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव लड़ते हैं सिराथू विधानसभा से। जब सिराथू विधानसभा से केशव प्रसाद मौर्य जी जब चुनाव लड़ते हैं तो उनकी हो जाती है हार, और वो भी हार की साफ यह अंदेशा रहता है और साफ साफ अंदर खाने की यह खबर है कि केशव प्रसाद मौर्य जी योगी आदित्यनाथ जी को ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं, अपनी सरकार को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। यह बात बीत जाती है। उससे पहले आपको हम ले चलते हैं 2017 में जब चुनाव जीते थे, जब बीजेपी सरकार जब बनी थी, योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, यहाँ तक सही था। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी की एक डिमांड पूरे जो उत्तर प्रदेश है, पूरे भारत में
एक तहलका मचा देता है, जैसे कहें तो भूचाल और भौकाल मचा देता है। भौकाल क्या मचाता है? केशव प्रसाद मौर्य जी तुरंत एक मांग कर बैठते हैं जब सरकार बनती है कि जो मुख्यमंत्री गेट है, जो भी विधानसभा का जो मुख्यमंत्री गेट है, जिधर से मुख्यमंत्री जाएंगे उसी गेट से मैं भी जाऊंगा। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य जी एक चीज भूल जाते हैं कि यह पार्टी नहीं है, यह प्रोटोकॉल है, जो प्रोटोकॉल के तहत ही चलना पड़ता है। जब प्रोटोकॉल की बारी आती है तो जो वहाँ पे सिक्योरिटी है वह, और जो सचिव हैं, मुख्यमंत्री के सचिव हैं, जो सहायक सचिव हैं, उन्होंने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री का दरवाजा एक ही होता है जिसे मुख्यमंत्री ही जा सकते हैं। यहाँ तक बात हो जाती है, यह सब बातें खत्म हो जाती है। केशव प्रसाद मौर्य, हम जानते हैं गरीबी का दर्द क्या होता है, गरीबों की पीड़ा क्या होती है। उस दर्द का इलाज करने का काम आजादी के बाद अगर किसी ने किया है तो हमें गर्व है कि वो भारतीय जनता पार्टी पे बैठाया जाता है उनको बाकायदे। अब मैं ये भी बता दूं कि क्यों बैठाया जाता है, ये भी थोड़ा विस्तृत तरीके से बता के फिर मैं चलता हूं 2022 से 27 तक। इसमें क्या होता है मैटर कि जो मंत्रालय होता है, जो मंत्री होते हैं, उस दिन मंत्रियों को शपथ लेनी थी, 10 से 12 मंत्री, तो चेयरें लग चुकी थी, सबका नाम लिख चुका था उस पर। किसी का आप नाम तो फाड़ के बैठ नहीं सकते वहां पे, या हटा के नहीं बैठ सकते। और एक उप मुख्यमंत्री की कुर्सी थी, एक मुख्यमंत्री की कुर्सी थी, और एक उप मुख्यमंत्री ही बनने वाला था। मैं आपको बता दूं कि दिनेश शर्मा जो हैं वह पंडित बिरादरी से आते हैं, और जो योगी आदित्यनाथ वो ठाकुर बिरादरी से आते हैं। तो ठाकुर पंडित का कॉम्बिनेशन भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि लेकर चले इसको, लेकिन यह कॉम्बिनेशन अचानक टाइम फिक्स हो जाता है। कब? जब केशव प्रसाद मौर्य जी जब उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी को नहीं पता था कि केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो दोस्तों, चेयरें तो उतनी रहती हैं, सब कुछ उतना ही रहता है। तो पता चल रहा है कि अब तो चेयर बढ़े, तो बढ़े कैसे, क्योंकि स्टेज सज चुका है, सब कुछ हो चुका है। तब तक केशव प्रसाद मौर्य जी पैराशूट से आते हैं, तुरंत उप मुख्यमंत्री की शपथ ले लेते हैं। वहां पे शपथ ले लेते हैं, तो उसके बाद पता चलता है किस चेयर पे बैठेंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य जी जो स्टूल है, स्टूल बीच में लगाया जाता है, एक उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी के बगल में, और जो योगी आदित्यनाथ है उनके बगल में, जस्ट बगल में स्टूल लगता है, और स्टूल पे बैठते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, और लंबे तंबे हैं, और जो थोड़ा हाइट भी उनकी ठीक ठाक है, तो पता नहीं चलता है। लेकिन स्टूल पे जब वो बैठ जाते हैं तो आज तक उनके पर एक तमगा लग गया जो जिंदगी भर रहेगा, जो मर भी जाएंगे केशव प्रसाद मौर्य जी, तब भी एक तमगा उनके ऊपर लग गया स्टूल मंत्री का। जो विपक्ष है वो जिंदगी भर स्टूल मंत्री उनको अभी तक बनाता रहा। और वो जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं वो अभी सोच रहे हैं कि शायद जल्दी से हम भी मुख्यमंत्री बन जाएं, कि स्टूल मंत्री वाला तमगा खत्म हो जाए। लेकिन शायद ये एक तो डायलॉग नहीं है कि साला ये पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। तो सच में इनके पीछे लोग हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पीछे पड़ गए स्टूल मंत्री के। जब स्टूल मंत्री जी जब 2022 का चुनाव आता है तो उसमें टिकट बंटवारे में पीछे हो जाते हैं। जब पीछे हो जाते हैं फिर उसके बाद ये जब विधानसभा चुनाव का जब वोटिंग हो रहा है तो भी ये काउंटिंग में भी पीछे हो जाते हैं। जब काउंटिंग में जब पीछे हो जाते हैं तो इनका जो दिल है धड़कने। हम जानते हैं गरीबी का दर्द क्या होता है, गरीबों की पीड़ा क्या होती है। उस दर्द का इलाज करने का काम आजादी के बाद अगर किसी ने किया है तो हमें गर्व है कि वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया। कि केशव प्रसाद मौर्य जी को अब यह नहीं पता कि वह देख रहे थे मुख्यमंत्री का सपना। अब पता नहीं कि उप मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, कोई ठीक नहीं है। उनको आगे की राह अब बंद हो जाता है। तभी आते हैं अचानक से अमित शाह जी। तो अमित शाह जी आते हैं तो एक गाना है जो अमित शाह जी
केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए गाते हैं। क्या गाना है वह? एक गाना है, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी, जन्म मतलब अगले जन्म तक, जन्मों जन्म तक नहीं, अगले जन्म तक भी आपका साथ हम नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, अगले जन्म तक, जन्म जन्म तक नहीं, 7 जन्म तक छोड़ेंगे नहीं। तो यह गाना फिट बैठता है केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए जब अमित शाह जी गाते हैं। और दोस्तों, अमित शाह जी गाते हैं और केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, पावरफुल लीडर एक बने रह जाते हैं। पावरफुल लीडर तो बन जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इससे पावरफुल लीडर भी बन जाते हैं, विधानसभा में बैठ जाते हैं, अगली कुर्सी बैठ जाते हैं, योगी जी के बगल में बैठ जाते हैं, योगी जी के किया करा पानी फिर जाता है। लेकिन एक तो तमगा लग जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव एक बार हार चुके हैं, यह तमगा हो जाता है। तभी एक बात आती पल्लवी पटेल जी की। पल्लवी पटेल साफ साफ पीछे बैठती हैं, वह तुरंत खड़ी होकर कहती हैं कि जिसको लोकतंत्र ने हरा दिया है वह सदन में कैसे बैठ सकता है। अब सोचिए, इसमें चाल या योगी जी की हो, अखिलेश जी की, जिसकी भी हो, लेकिन ये चाल बताया जाता है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो यूपी में बैठा है उसकी थी। आप समझ गए होंगे। जब उसकी चाल थी तो केशव प्रसाद मौर्य जी पर यह आरोप लगने लगते हैं, सब रिपोर्टर पूछने लगते हैं कहाँ क्या कैसे, तो उनको विधान परिषद में बैठा दिया जाता कुछ दिनों के लिए कि आप बैठिए थोड़ा शांत। यह सब सिस्टम खत्म हो जाता है। तभी आता है वाकया उस समय कि अखिलेश यादव स्पीच दे रहे होते हैं विधानसभा में, और विधानसभा में क्या स्पीच चल रही थी कि मैंने यह बनाया, सब कुछ किया, सैफई में बना दिया, वो 108 चला दिया, 100 चला दिया। यहाँ तक बात सही थी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी भूल जाते हैं कि मैं चुनाव हार चुका हूँ एक बार, तो हमें बोलना नहीं चाहिए। लेकिन उड़ता तीर हुआ जब खड़े होते हैं ना, कहते हैं अपने बाप के पैसे थोड़ी बनाए, सैफई की जमीन बेचकर आप थोड़ी ना बनाए। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन डाला है तो पिताजी गरम होते हैं, अखिलेश जी थोड़े शर्म होते हैं, तो तीनों लोग बैठ जाते हैं। जब तीनों लोग बैठ जाते हैं, उसके बाद आता है 2024 का चुनाव। जब 24 का चुनाव आता है तो केशव प्रसाद मौर्य जी के पीछे वहीं उनके पुराने दोस्त खड़े थे, अमित शाह जी। फिर वही गाना गाते हैं जो पहले गाए थे अमित शाह जी, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी, अगले जन्म तक। तो सच में वह गाना फिर अमित शाह जी लाते हैं और गाते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी के नाते। जब वह गाते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य जी खुश हो जाते हैं, और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जी को यह चीज़ पता हो जाता है कि 2024 लोकसभा में जो सीट शेयरिंग का फार्मूला था, जो 2017 में जो हमें यूपी मिला था, वह हमें यूपी में फिर से मिलेगा। और वहाँ पे 2024 में जैसे ही सीटों का फार्मूला तय होता है, सुनने में यह भी आ रहा है कि, और आता भी है कि जो सीटें बंटवारा हुई थी वह केशव प्रसाद मौर्य जी और अमित शाह मिलकर बांटे थे। इसमें योगी जी की भी अमूमन हम लोगों ने देखा है कि कोई आप महाराजगंज की सीट उठा लीजिए, सुल्तानपुर की सीट उठा लीजिए, चंदौली उठा लीजिए, बनारस उठा लीजिए, आजमगढ़, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, यह सब सीटें उठा लीजिए। इसमें से कोई भी 1-2 सीट, मऊ उठा लीजिए, इसमें से 1-2 सीट छोड़ा दीजिए तो सब समाजवादी पार्टी जीत गई थी। यहाँ पर भी योगी जी सोच रहे थे बदलाव के लिए, लेकिन शायद अमित शाह जी और केशव प्रसाद मौर्य जी की इसमें चली, और
जो भी चुनाव हुआ 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई और 39 सीटें 38-39 सीटें आई समाजवादी पार्टी। 38-39 मैं क्यों गिन रहा हूं, क्योंकि वहां पे चुनाव भी 1-2 सीटों पर हरा दिया गया था और यह साक्ष्य प्रमाण। गरीबी का दर्द क्या होता है, गरीबों की पीड़ा क्या होती है, उस दर्द का इलाज करने का काम आजादी के बाद अगर किसी ने किया है तो हमें गर्व है कि वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया। नहीं जीत पाते, वह भी समाजवादी पार्टी के देन है। प्रयागराज की सीट ले लीजिए आप, या उधर चले जाइए आप, कानपुर के उधर साइड किधर भी चले जाइए आप, जैसे समाजवादी पार्टी की सीटें, क्योंकि राष्ट्र अध्यक्ष जो जिला अध्यक्ष थे वह कांग्रेस के पास जिला अध्यक्ष तक भी नहीं थे। चलिए यहां तक बात हो जाती है समाजवादी पार्टी कांग्रेस। फिर आते हैं हम केशव प्रसाद मौर्य जी पे। केशव प्रसाद मौर्य जी फिर क्या करते हैं, जब 2024 का चुनाव होता है, जब इतना हो जाता है, केशव प्रसाद मौर्य जी को तब भी अब उनका कद बढ़ा दिया जाता है और योगी जी का कद घटा दिया जाता है, क्योंकि योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव हुआ था। भले उनके मन से टिकट नहीं बंटवारा हुआ, लेकिन योगी जी के सिर माथे पर ही यह चीज फोड़ा गया और यहाँ पे योगी जी कमजोर हुए। जो योगी थे 2017 से 22 तक, वह योगी 24 में आते आते फुस हो गए और यहाँ पर फिर केशव प्रसाद मौर्य जी ने लीड बना ली योगी जी से। और केशव प्रसाद मौर्य जी जब लीड बनाते हैं तो इनका कद अमित शाह जी बढ़ा देते हैं। आप बीते दिनों देखे होंगे बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा था, उसमें प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को बनाया जाता है, उप प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य जी को बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक सही था। उसके बाद जस्ट चुनाव जब हाई मार्जिन से जब जीत जाती है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी 89 सीटों के साथ इतिहास रच देती है बिहार में और पूरा मिलाकर 200 सीटें लगभग भारतीय जनता पार्टी और जो हैं जेडीयू मिलकर ले लेते हैं। क्या होता है, तो जब ये एनडीए जब सीटें पा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता चुने जाने वाले थे, उनको चुनने के लिए केशव प्रसाद मौर्य जी को पर्यवेक्षक बनाकर भेज दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य जी को वहां पर पर्यवेक्षक बना के भेज दिया जाता है। क्यों ना पर्यवेक्षक योगी जी को बना के भेजना चाहिए था, एक मैसेज भी जाता, हिंदूवादी है और चुनाव जीता दिए, सब कुछ है, लेकिन नहीं भेजा गया क्योंकि योगी जी को नीचे से खत्म करना, जड़ काटना है उनका कि ऊपर से वो सूख जाए। और केशव प्रसाद मौर्य जी को पर्यवेक्षक बनाकर भेजना यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं उनका कद योगी जी से बड़ा किया जा रहा है। 2024 तक बात हो गई, 25 तक बात हो गई, अब 25 लास्ट की मैं बात करता हूँ। यह लास्ट है, उसके बाद मैं इसको खत्म करूंगा इस चर्चा को। 25 में क्या बात होती है, 25 में केशव प्रसाद मौर्य जी को उन्नाव, प्रयागराज, बस्ती, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, कानपुर, लखनऊ इत्यादि जगहों पर केशव प्रसाद मौर्य जी की ताबड़तोड़ रैलियां, दौरे पर दौरा, मिलन जुलन, सब कुछ हो रहा है। यह क्यों हो रहा है? ऊपर से यही आदेश है कि केशव जी आप अपना तैयारी अब कर लीजिए। बहुत दिन आप वनवास में रहे, 14 साल नहीं 17 मान लीजिए लगभग में वनवास में केशव प्रसाद मौर्य जी 14 से ही हैं, 11 से 12 साल आप वनवास में रहे। राम जी 14 साल रहे, आप 10 से 11 साल आप रहे। वो जंगल में वनवास में थे, आप राजनीतिक वनवास में थे। तो जब आप रहे 10 से 11 साल, अब आप ऐसा करिए कि आप दौरा करिए और जो लोग हैं उनको अपने तरफ मिलाइए।
क्योंकि जब जिला अध्यक्ष अपने तरफ रहेगा, वहां के विधायक अपने तरफ रहेंगे, स्थानीय कुछ कार्यकर्ता अपने तरफ रहेंगे, तो फिर कोई मुख्यमंत्री बनने से रोक थोड़ी सकता है। यही चीज केशव प्रसाद मौर्य जी हेलीकॉप्टर लेकर घूम रहे हैं हर जगह। और एक चीज मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, केशव प्रसाद मौर्य जी घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। अब यहाँ पर क्या है कि योगी जी का जो अंदर का पारा है वह हाई हो रहा है और अंदर का जो धड़कन उनका बढ़ गया कि कहीं मौर्य जी सिटिया उठा न ले सीएम वाली कुर्सियां। यह योगी जी की धड़कन इसी में बढ़ी हुई और जो पीछे वाला कमान खड़ा है वह कमान अपने हाथ में उत्तर प्रदेश का ले चुका है। या पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना हो या नीति नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना हो, यह कमान ले चुका अपने हाथ में। जब यह कमान ले चुका अपने हाथ में तो केशव प्रसाद मौर्य जी को साफ साफ संदेश है और साफ साफ पीछे से है कि आप आराम से दौरा करिए, मुख्यमंत्री आपको हम लोग बनाएंगे आने वाले समय में। और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में 2027 में चुनाव ही न हार जाए। और चुनाव भी हार जाएगा तो सबसे अधिक अगर खुशी किसी को होगी तो वो अमित शाह जी को होगी, क्योंकि चुनाव हार जाएंगे तो योगी जी को साइड लगाना आसान हो जाएगा, अगले चुनाव देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज भी है, क्योंकि अखिलेश यादव चपके आ रहे हैं भाई पीछे से। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वह चपके आ रहे हैं। और साइकिलिया आई रे जो गाना आया था, उसी साइकिलिया आई रे से आ रहे हैं लखनऊ में। साइकिलिया लखनऊ आई रे, यही चीज रहा तो अखिलेश यादव आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनने से उनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि योगी जी का गुट, अमित शाह जी का गुट तोड़ देगा भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि मैं आपको बता दूं 25 से 30 विधायक ऐसे हैं, 50 मानिए 50 विधायक ऐसे हैं, जब योगी जी इधर उधर होंगे ना वो भी खटर पटर हो जाएंगे। भले कुछ भी हो बाद में उसका नहीं दिक्कत है। अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी 122 सीटें 122 सीटें अगर जीत लेगी, 122 सीटें मान लीजिए 2022 में निकाल ली थी, तो 122 में अगर 50 आप जोड़ेंगे कितना आएगा? 72। 50 आप इधर घटा दीजिए, ये कितने आ गए? 200 पे आ जाएंगे। ढंग से बहुमत भी नहीं मिल पाएगा, 202 पे बहुमत है। तो जब आएंगे तो 80 लगभग में समाजवादी पार्टी के हो जाएंगे, इनके हो जाएंगे 2। तो बताइए फिर क्या होगा? फिर सब किया धरा पे पानी फिर जाएगा। 10 ही 20 सीट समाजवादी पार्टी पीछे रहेगी, वो भी शिवपाल यादव के आने से समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में हो गई है। और ऐसा मत मानिए, पीछे समाजवादी पार्टी कम से कम 100 विधायक और 122 में जोड़ेगी। आप इतना समझ लीजिए कि 210 विधायक कम से कम समाजवादी पार्टी उस समय रेल देगी, और जो इनका है 170-80 तक रुक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार चली जाएगी। तो दोस्तों यही मुद्दा है। अब समझना है केशव प्रसाद मौर्य जी को, योगी जी को और अमित शाह जी को। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। यह चर्चा यहीं तक रहेगी, अगले चर्चा में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए दोस्तों। अगले चर्चा में फिर हम मिलेंगे केशव प्रसाद मौर्य जी की चर्चा से।